लास्ट जो हमारी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट थी, इसमें हमारी इंडेक्स की फोरकास्ट थी 52,000 प्लस पॉइंट्स की कि CY21 के एंड तक जो है वो हमारा KC 100 इंडेक्स 52,000 पॉइंट जो है वो अचीव कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में, जिस तरह की आपने लास्ट वीडियो देखी थी मलिक दिलवेज़ अहमद साहब की, जो कि CEO है डासन सिक्योरिटीज़ की, जिसमें हमने एक स्ट्रेटजी जो डासन सिक्योरिटीज़ ने लिखी थी 2022 के अंदर, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं वीडियोज़ की। तो आज की इस वीडियो के पार्ट के अंदर जो है मैं इकोनॉमी और जो मार्केट के हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू था और जो जिस तरह 2021 गुजरा है इकोनॉमी और मार्केट के लिए, उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं। 2020 के अंदर, FY20 के अंदर GDP जो है वो नेगेटिव थी और उसका रीज़न हम सबको पता है कि कोविड आया था और उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। लेकिन 2021 के अंदर हमने देखा था कि हमारी इकोनॉमी जो है काफ़ी स्ट्रांगली जो है उसने कम बैक किया और हमने जो है अनएक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ जो है, जो हम सब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शायद इतनी अच्छी GDP ग्रोथ होगी, तो FY21 के अंदर हमने तकरीबन 4% के आसपास जो है वो GDP जो है वो ग्रोथ जो है उसकी पोस्ट की। इसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर हमें लगता है कि जिस तरह ये ट्रेंड कंटिन्यू है और जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, जो एक बजट था गवर्नमेंट का काफ़ी बिज़नेस फ्रेंडली था और जितने भी इकोनॉमिक से रिलेटेड काम इकोनॉमिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं, वो यही चीज़ देख रहे थे। इवन मार्केट पार्टिसिपेंट्स या हम लोग जो इस मार्केट से रिलेट करते हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, उनकी नज़र में बजट जो है एक बहुत अच्छा एक बजट है और यही एक्सपेक्टेशन थी और ये एक्सपेक्टेशन है कि ये साल जो है GDP ग्रोथ वाइज बहुत अच्छा हो। और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है डासन सिक्योरिटीज़ की 4 to 5% के आसपास, ज़्यादा चांसेस है कि 5% के आसपास जो है इस साल की GDP ग्रोथ रह सकती है। अच्छा जी, इसमें कुछ चीज़ें हैं और कुछ कंसर्न है GDP ग्रोथ के अंदर और आगे जाके इकोनॉमिक इंडिकेटर से रिलेटेड। अगर किसी तरह का, जिस तरह हमने देखा कि फ़र्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर 21 का जो है बहुत अच्छा रहा और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छी तरफ जा रहे थे, लेकिन जब सेकंड हाफ शुरू हुआ और जिस तरह लॉकडाउन पूरी दुनिया में जब ख़त्म हुआ, तो हमने देखा कि कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, जिसमें ख़ासतौर पर ऑयल की प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ। उसके साथ साथ कंटेनर की शॉर्टेज हो गई और शिपिंग रेट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए और इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर आया, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि हम एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं और जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए पहले हम इंपोर्ट करते हैं और फिर उसे उसे फर्दर प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर में इंसेंटिव दिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, कुछ FED और सेल्स टैक्स वगैरह कम किए, तो इसके बाद जो है हमने ऑटो सेक्टर के अंदर उसकी सेल्स के अंदर बूम देखा, क्योंकि इकोनॉमी भी ग्रो कर रही थी, इंटरेस्ट रेट भी डिक्लाइन की तरफ थे। उसके साथ साथ जो ड्रॉप फैसिलिटी स्टेट बैंक ने ड्यूरिंग द कोविड जो है बिजनेसेस के लिए जो एक्सपेंशन कर रहे हैं उनके लिए कंसेशन रेट पे लोन जो है इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से जो इम्पोर्ट हो रही है मशीनरी की, ये हमने देखा कि उसकी वजह से इम्पैक्ट आया। तो ये ओवरऑल सारी, इसके अलावा भी और डिफरेंट फूड आइटम्स थे और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें थी, इनकी वजह से हमारा इम्पोर्ट भी बढ़ा और हमारा एक्सपोर्ट भी उस तरह से नहीं बढ़ा। और ये चीज़ हमने देखी कि नवंबर के महीने में जो एक हायर जो है इम्पोर्ट्स के नंबर देखे, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे हाईएस्ट थे, तकरीबन $8 बिलियन के आसपास। कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें लगता है कि पीक आउट हो चुके हैं और कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आगे जाके पीक आउट होंगे। जैसे अगर मैं ट्रेड डेफिसिट की बात करूं, तो पॉसिबली अब तक ऐसा नज़र आ रहा है कि जिस तरह ऑयल प्राइसेस या कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुई थी, इसके बाद वो थोड़ी सी ठहरी और अब वापस एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ है। तो पॉसिबली कि जो हमने पिछले नवंबर में या इससे पहले भी जो हमने हाईएस्ट रिपोर्ट देखी, वो आगे जाके थोड़ी सी जो है वो ईज डाउन हो सकती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट मिनी बजट लेकर आ रही है, कुछ टैक्सेस वगैरह लगाने से रिलेटेड बातें हुई हैं और इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट और स्टेट बैंक के इस तरह के मेजर्स हैं जो आगे जाके इंपोर्ट को और हमारे ट्रेड डेफिसिट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। हमें लगता है कि इन्फ्लेशन जो है अभी भी जो है वो पीक आउट होना बाकी है। इस मंथ की इन्फ्लेशन शायद 12% पे चले जाए, लास्ट में जो है 5% थी और जनवरी में शायद इन्फ्लेशन जो है वो 13% पे चले जाए और इसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा स्लो डाउन है। तो हमारी जो रिपोर्ट है उसमें जो हमने FY22 की जो हमने फोरकास्ट दी है वो यही दी है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 11% से ऊपर होगी और उसी को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि अभी भी पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट का जो इंक्रीज़ हो सकता है और जून तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद पॉलिसी रेट जो है 10.75 पे चले जाए। डॉलर, जिस तरह डॉलर ने मूव किया है
काफ़ी तेज़ी से 155 154 से जो चलता हुआ आया और 177 178 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि जून तक जो है 183 के आसपास जो है वो डॉलर जो है जा सकता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को नेक्स्ट ईयर जो है पूरा, अगर मैं FY22 की बात करूँ तो तकरीबन जो है 27 बिलियन डॉलर की जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। और इसका रीज़न ये है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि 13 बिलियन डॉलर से ऊपर जो है, जो हमारी रिपोर्ट है उसमें तकरीबन 13.2 बिलियन डॉलर ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा फिस्कल ईयर 22 का। उसके साथ साथ जो हमारी डेट की रीपेमेंट है वो तकरीबन 14 बिलियन डॉलर है। तो ये तकरीबन 27 बिलियन डॉलर बनता है। इतने पाकिस्तान को जो है फॉरेन फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी और अगर इसमें अगर कोई डेट रोल ओवर होता है या फर्दर और डेफर हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है बोरिंग करके, और मेरे ख्याल से कुछ कमिटमेंट्स भी हैं, IMF का प्रोग्राम अगर स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ से रिलैक्सेशन, वहाँ से हमें एक बड़ा फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ कुछ हमारी कमिटमेंट्स हैं, कुछ रोल ओवर की भी बातें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आगे जाके हमारी इकोनॉमी के लिए जो है वो, जो हमारे जो डेफिसिट है या एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, इसे मीट करने के लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अच्छा जी, ये तो इकोनॉमी से रिलेटेड हमारी एक ओवरऑल पिक्चर थी। हमें ऐसा लगता है कि इकोनॉमी जो है वो 5% की GDP ग्रोथ, जैसे मैंने डिस्कस किया था पहले, वही 5% की GDP ग्रोथ हमें नज़र आती है। और पॉसिबली अगर सब चीज़ें सही रहती हैं तो आगे जो है नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स हम 5 से लेकर 6 तक की GDP ग्रोथ भी जो है वो देख सकते हैं। फिस्कल बैलेंस की बात करें, अगर फिस्कल साइड पे बात करें तो हमेशा की तरह हमारा जो है फिस्कल जो है वो डेफिसिट ही रहा है और उसे जो है हम, और इस साल भी हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि कुछ इसके आसपास ही रहेगा। और पॉसिबली क्योंकि हमारे जिस तरह रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन हमारे एक्सपेंडिचर भी उसके साथ साथ उसी तरह बढ़ रहा है या उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो फिस्कल बैलेंस पे हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ इसे जो है कंट्रोल करना चाहिए। हमने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर कुछ मेजर्स भी मेंशन किए हैं कि जिसे जो है वो गवर्नमेंट शायद फॉलो करके या उस पर अगर काम किया जाए तो इसे किसी तरह कंट्रोल भी किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद अब सेकंड पार्ट में हम थोड़ा सा मार्केट की तरफ आते हैं और KC 100 इंडेक्स को जो है हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट जो हमारी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट थी इसमें हमारी इंडेक्स की फोरकास्ट थी 52,000 प्लस पॉइंट्स की कि CY21 के एंड तक जो है वो हमारा KC 100 इंडेक्स 52,000 पॉइंट जो है वो अचीव कर लेगा। और अगर मार्केट कंसेंसस या जिन लोगों ने स्ट्रेटेजी निकाली थी, जिन ब्रोकरेज हाउसेस में, उनका भी यही था कि शायद 50,000 प्लस क्रॉस हो जाए, लेकिन इंडेक्स में हमने देखा कि 50,000 प्लस क्रॉस नहीं किया। इवन शायद जब तक ये इस साल खत्म हो शायद 45,000-46,000 के आसपास जो है इंडेक्स आपको नज़र आएगा। तो इसके जो मेजर रीज़न था पहले मैं उसको डिस्कस करता हूँ कि क्यों ये अचीव टारगेट नहीं हुआ। सबसे पहले देखें, जो हमारा टारगेट था वो ये था कि जो टारगेट हमने दिया था उसके पीछे बेसिस ये थी कि टारगेट प्राइस मेथड हमने इस्तेमाल किया था, टारगेट प्राइस मैपिंग मेथड था, अर्निंग ग्रोथ मेथड था, इसके बाद टेक्निकल्स थे। तो जितने भी लार्ज सेक्टर हैं या जिनका वेटेज ज़्यादा है ESX के अंदर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जिसमें बैंक शामिल हैं, ब्लू चिप्स कंपनीज शामिल हैं, एक्सप्लोरेशन कंपनीज शामिल हैं। तो जब तक ये कंपनीज परफॉर्म नहीं करेंगी, जब तक इंडेक्स 50,000 क्रॉस नहीं कर सकता। जो हमारा नेक्स्ट ईयर का टारगेट है CY22 के पूरे एंड का दिसंबर एंड तक का हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद 51,700 पे इंडेक्स चला जाएगा। और उसके पीछे बेसिस यही है कि अगर 51,700 पे इंडेक्स जाना, ये हमारा टारगेट को अचीव करना है, तो उसके लिए जो हैवी वेट सेक्टर्स हैं या बैंकिंग सेक्टर्स हैं या वो कंपनीज जो हैवी वेटेज है और उन्होंने इस तरह परफॉर्म नहीं किया, उनका चलना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर मैं पूरे ईयर की बात करूँ तो इंडेक्स जो है जब तक हमने रिपोर्ट निकाली थी उस वक्त तक फ्लैट ही था, ऐसा कोई खास में ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आई। इवन हमने एक पॉइंट पे देखा था कि इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर जिस तरह IMF से रिलेटेड चीज़ें डेवलप हुई, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो थोड़े से ख़राब होना शुरू हुए, तो हमारा इंडेक्स वापस से नीचे की तरफ आ गया और वॉल्यूम जो है वो डाले। इवन अगर मैं FY21 की बात करूँ तो लास्ट 5 ईयर्स का ऑन एवरेज जो है सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम। तो इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ा सेटबैक था वो था कि फॉरेन सेलिंग, कंटिन्यूसली फॉरेन सेलिंग हमने इस पूरे साल देखी और अभी भी वो चीज़ कंटिन्यू है। और अगर फॉरेन सेलिंग कुछ ऐसे खास तौर पे ब्लू चिप्स आइटम्स में या बैंकिंग के सेक्टर के अंदर काफ़ी जो है सेलिंग नज़र आई। सबसे ज़्यादा जो है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही हमने सेलिंग देखी, तकरीबन $166 मिलियन की पूरे साल में जो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर फॉरेन सेलिंग आई है। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल टोटल की बात करूँ तो $370 मिलियन की जो है वो सेलिंग हुई है। तो वहाँ से भी हमें सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारा जो है वो इंडेक्स ने जो है परफॉर्म किया। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ थी इस साल की वो एक वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ नज़र आई। और दूसरी चीज़ IPO के लिए ये साल बड़ा अच्छा था।
फिस्कल ईयर 20 जो है उसमें एक भी IPO जो है वो नहीं हुआ और डेट और राइट शेयर के थ्रू जो है पैसे रेस किए गए थे। टोटल 22 बिलियन रुपीज़ जो है इक्विटी मार्केट से रेस किए गए थे। लेकिन FY21 जो है वो बहुत अच्छा साल रहा और तकरीबन ओवरऑल अगर मैं राइट शेयर, IPO और डेट सिक्योरिटीज़ की बात करूँ तो हमारी मार्केट से तकरीबन 80 बिलियन रुपीज़ के करीब जो है वो रेस किए गए हैं। और जो सिर्फ IPO से जो अमाउंट है तकरीबन 20 बिलियन रेस की गई है और राइट शेयर से तकरीबन 50 बिलियन के आसपास जो है वो अमाउंट रेस की गई है। तो IPO के लिए और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए जो है एक बहुत अच्छा साल था और आगे अगर ये मार्केट के हालात बेहतर होते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सारे IPOs लाइनअप हुए हुए हैं और अगर मार्केट बेहतर होती है तो हमें आगे और भी अच्छे IPOs जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त भी हमारी मार्केट जो है चीप मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है और जो अगर डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो रीजन में सबसे हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड जो है हम जो है वो इस वक्त ऑफ़र कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमारा 51,700 का जो 51,700 का जो एक टारगेट है इंडेक्स लेवल का, उसे अचीव करने के लिए मैंने बताया कि हमारी मार्केट को किस तरह परफॉर्म करना पड़ेगा और हेवी सेक्टर को काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ सम था जो हमने अपनी स्ट्रेटजी रिपोर्ट के इकोनॉमी और मार्केट के पार्ट के अंदर जो है ये सब चीज़ें मेंशन की हैं और इससे भी ज़्यादा शायद काफ़ी डिटेल में आपको जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट पार्ट है या नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो है वो सेक्टर और कंपनीज़ के ऊपर जो हमारी टॉपिक्स थी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरे अलावा मेरे कुछ कोलीग्स भी हैं वो अपने पार्ट को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि 2022 के अंदर हमें सेक्टर्स के अंदर जो कि कवरेज में सेक्टर्स हैं जो टॉपिक्स हैं हमें क्या नज़र आता है, हमें क्यों अच्छे लगते हैं वो सब। तो हमारी वीडियोस के लिए जो है वो आप देखते रहें और इंशाल्लाह जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम सेक्टर्स और कंपनीज़ को जो है वो कवर करेंगे। Thank you.